दोस्तों नमस्कार। हमें एक नेता चाहिए जो इस देश को हाँक सके। उस नेता का इंतज़ार नेहरू से लेकर मोदी तक के काल में हर दौर के चुनावों में करीब आते हैं तब खोज शुरू हो जाती है। हमें कोई सिस्टम नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो ये देश चले, इस नेताओं की आवाजाही होती रहे। वाकई हमें एक नेता चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी शाइनिंग इंडिया अस्त होता हुआ हमें एक नेता की तलाश थी। मनमोहन सिंह के दौर में घपले घोटाले सामने आने लगे तब भी हमें एक नेता की ज़रूरत थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में इस देश में दौर में बेसिक सामान्य स्ट्रक्चर धराशायी हो गया। इस देश के सरकारी संस्थान निजीकरण की तरफ बढ़ने लगे। तब लगा कि हमें एक नेता चाहिए जो इस देश के सिस्टम ला सके जिससे निजीकरण को ख़त्म किया जा सके। सिस्टम चाहिए, वह भी किसी नेता के भरोसे ही दूर हो सकता है। चलो इस सिस्टम को हम दूर करने के लिए प्रयत्न भी किया जा सकता है। इस देश में सिस्टम चल रहा है या होता तो इस मौजूदा की सत्ता 2 दिन भी टिक नहीं पाती। इस देश में नियम व कानून कायदे थे, उनको सभी को धराशायी किया गया। जिस तरह से गवर्नर चलना चाहिए, जिस पार्लियामेंट चलना चाहिए, जिस तरीके से व्यवस्था कार्यपालिका व्यवस्थापिका को चलना चाहिए, आम लोगों को लेकर है और उनको देखने की जरूरत इस देश में 135 करोड़ लोगों को। मोदी सत्ता चंद मेहमानों की रहती सत्ता। चुनाव इलेक्शन यह कर ले कि चुनाव इलेक्शनों में कोई भी एक भी एट स्पेस ना हो। चुनाव आयुक्त दूसरी कोई पैसों का लेन देन नहीं हो। चुनावी दौर में चुनावी नियमों को तोड़ेगा उनको जेल में डाल दिया जाए। यह चुनाव आयुक्त जारी कर दे और नियम कानून कायदे जारी हो जाए। सत्ता के हाथ में समुच्चय लगाम होती है, वह चुनाव आयुक्त अपने हाथ में ले ले तो ये चीज़ें दूर हो सकती है। और चुनाव आयुक्त को निष्पक्षता से इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव कराने चाहिए जिससे इस देश का लोकतंत्र बच सके और कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका को जिस तरह से अवहेलना हो रही है वो दूर हो सके। वर्तमान मौजूदा सत्ता का वर्तमान क्या होगा वह हम कहेंगे कि नहीं। जैसे कि कर्नाटक की सरकार गिराई गई सत्ता के बलबूते पे, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई सत्ता के पैसों के बलबूते पे, गोवा की सरकार गिराई गई, उत्तराखंड की सरकार गिराई गई। इस देश के विधायकों को खरीद फरोख्त से ये सरकारें गिराई। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 फाड़ किए, ये भी खरीद फरोख्त के कारण ही हुआ है। एनसीपी के अंदर भी दरार हुई, वह भी सत्ता के बलबूते, ईडी के बलबूते, सीबीआई और पैसे धन के बलबूते हुआ है देश में। चुनाव आयुक्त यह सब अपने नियम कानूनों को नियमित करने लगे तो यह सत्ता के इना अपनी ताकत दिखाती है, एक झटके में धराशायी हो जाए और वह गायब हो जाए। यह देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयुक्त को सख्त होना होगा। हम दूसरी कल्पना कीजिए, CAG तमाम मंत्रालय की रिपोर्ट सामने रखती चली जाए, बताती चली जाए कि कितना खर्च हुआ किस डिपार्टमेंट में, किस एवज में, बजट में जो पेश किया गया, जो मंत्रालय ने दिखाया कितना प्रचार में खर्च हुआ और कितना शेष रहा, कितना बाकी रहा। CAG की रिपोर्ट सामने रख दे तो देश को सच्चाई का पता चले और मोदी जी व अन्य राज्य की एक झटके में सत्ता चली जाए और हाथ पांव फूल जाए। देश के तमाम मंत्रालय के जो सचिव अनुकूलन सरकार के है उनके एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है, यह भी पोली खुल जाएगी। CAG का काम यही है, उसे देखना है, बाकायदा चार्टेज अकाउंटेंट के तहत देखना
होता है, किस मंत्रालय का कितना क्या खर्च हुआ, उसका बजट के अनुसार निर्धारित काम हो रहा है या नहीं हो रहा। इस दौर में सब लोगों को पता है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आश्रय यह मंत्रालय का बजट राशि खर्च की जा रही है। यह चीज़ों पर भी रोक लग सकती है। सीएजी की रिपोर्ट को सरकार से हटकर देश के सामने रखे तो देश की जनता को हकीकत पता चलेगा कि सरकार 2 दिन नहीं चल पाए। यह दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति आप कल्पना भी कर सकते हो, आरबीआई यह तय कर ले कि सरकार के मन मुताबिक पैसे नहीं देगी। सरकार की तरफ से लिखकर आता है, जो अब कर्ज दे दीजिए, और कर्ज देने के बाद में सरकार जिस तरह धन्नाशाहियों के कर्ज माफ़ करती है, वह रिटर्न सभी देश के सामने आना चाहिए कि धन्ना सेठों के कर्ज क्यों माफ़ किया जाता है। आरबीआई को सख्त रोक लगानी चाहिए। और आप जिस फायदे के लिए धन्ना सेठों के कर्ज देते हैं फिर उनको माफ़ करते हैं, यह चुनाव प्रचार व चेहरे को चमकाने के लिए ही खर्च किए जा रहे हैं। यह सरकार ही देश के गरीब लोगों को जीएसटी तक के वसूलती है, तो आरबीआई से कर्ज लेने वालों का कर्ज माफ़ करती है। आरबीआई गवर्नर को निष्पक्षता से सख्त कार्रवाई के साथ सरकार के निर्देशों पर न चल के अपनी स्वतंत्र रहकर कार्य करना होगा, जिससे देश के लोकतंत्र व संविधान व देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। और आरबीआई समय समय नए नए निर्देश देना चाहिए कि बैंकों पर इस तरह का बोझ डाला नहीं जाना चाहिए जिससे आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। और जब नोट को कभी बंद कभी चालू कर देती है, कितने भी नोटों को छपा ले, कितना भी खर्चा आ जाए, उसको वापस जमा हो जाए, यह देश की आर्थिक स्थिति की खराब स्थिति के लिए अलावा कुछ भी नहीं है। इस देश में जिस प्रकार नोट चालू किए जा रहे हैं, खर्च फिर जमा किए जा रहे हैं, चालू किए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, उसके खर्च को हो रहे हैं, उसके पैसे कौन देगी? या सरकार, केंद्र सरकार देगी या आरबीआई भोगेगा, या बैंकों की स्थिति खराब होती जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट सामने आने लगेगी, इलेक्शन कमीशन सक्रिय हो जाए। इस दौर में सबसे मजबूत टूल किट, जिस प्रकार से टूल ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का आश्रय इस देश में बाहर है, कितने लोगों को भेज रखा है, तब ईडी कहाँ चली जाती है, और देश के आम सच्चाई पर लड़ने वाले नेताओं को ही जेल में डाला जाता है। और जब धन्ना सेठ इस देश से बैंकों से लोन लेकर भग गए, उनको भगोड़ा कोशिश सरकार करती नहीं, न कि उनकी ईडी के द्वारा जांच होती है। और ये देख रहे हो दोस्तों कि 2014 से लेकर अब तक के 500 लोग देश के बड़े बड़े बैंकों से लोन लेकर विदेश भग चुके हैं। और ईडी क्या अपना काम क्यों नहीं करती? जहाँ पर कहीं बैंकों को पैसे लेकर चले गए हैं, उनको भगोड़ा घोषित व साबित क्यों नहीं करती? और मेहुल चोकसी जैसे लोगों का मामला को अदालत पुष्टि नहीं कर पाती। अदालत क्या इनको भगोड़ा घोषित किया जाए या नहीं? यह देश की कार्यपालिका व्यवस्था का न्यायपालिका की हालत हुई है। और क्या ईडी अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है? क्या उस देश के मनी लॉन्ड्रिंग के सभी एक झटके में सही हो सकते हैं? ईडी सच्चाई ईमानदारी से काम करे तो देश के अंदर ईडी कभी देश के केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर काम करती है। जब चाहे जहां भेज देते हैं, जहां ईडी के छापे मार लेते हैं, कुछ नहीं मिलता। और जहां लोग देश के धन्ना सेठ लोन लेके देश को छोड़कर भग गए, उन पर ईडी कभी कार्रवाई नहीं करती। यह देश की स्थिति है। सत्य दिखा रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, हकीकत बात है। कभी सोच के देख लेना, मन में हो जो। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जब भी